आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने मैथ से बिल्कुल एक नया चैप्टर जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल दोनों बुक में आपका इस चैप्टर का नाम सेम है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ अलग अलग नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है कि आर.एस. अग्रवाल में चैप्टर का नाम कुछ और होता है, एनसीईआरटी में कुछ और होता है, लेकिन इस चैप्टर का नाम दोनों में सेम है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसी चैप्टर को आज हम लोग पूरा बेसिक से शुरुआत करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है, हर एक चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले उसके बेस को मजबूत करते हैं, यानी कि हर एक उस चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं पहले, जो कि हम लोगों को इस चैप्टर में मिलने वाला होता है आगे चलकर। तो उसी प्रकार से हम लोग इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे कि जितना भी डाउट आपका हो सकता है इस चैप्टर को लेकर। बहुत सारे बच्चों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डाउट होता है, समझ में नहीं आता है कि क्या इसमें होता है, क्या कैसे किया जाए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कैसे क्या होता है इसमें मालूम ही नहीं चल पाता है। तो हम लोग पूरा शुरू से लेकर अंत तक चलेंगे, वो भी हर एक चीज़ों को समझते हुए। ठीक है, और जहां पर भी किसी भी प्रकार का डाउट रहे, अब तुरंत वहीं पर हमको टोकेंगे। ठीक है, समझ में नहीं आएगा फटाक से पूछेंगे, क्योंकि आप लोगों में से भी बहुत सारे का डाउट था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर समझ में नहीं आता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हम लोग सारा डाउट अपना क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना, बस शर्त यह है कि जहां पे कुछ चीज़ समझ में नहीं आए वहीं पे हमको तुरंत टोकना है, रोक देना है। ठीक है, सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए, दोबारा बताएंगे। ठीक है, शुरू किया जाए। चलिए, तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जरा वर्ड आप ध्यान में देखिए तो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए इसको। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जो टर्म लिखा हुआ है इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या है? नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको लगभग अब 15 से 20 मिनट के बाद समझ में आएगा। 15 से 20 मिनट के बाद आपको ये शब्द तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो लेकिन इस शब्द को समझने से पहले आपको कुछ शब्द और हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। इस शब्द को समझने से पहले कुछ और शब्द हैं जिसको कि यदि आप वो समझ लेते हैं तब फिर ये वाला आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारा हमारे पास अलग अलग टर्म है, उसको हम लोग समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला आपका टर्म है वेरिएबल, VARIABLE, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब मालूम है क्या होता है? वेरिएबल, हाँ, जो बदलता रहता है ना, समझते हुए चलेंगे। वेरिएबल का मतलब होता है, अच्छा सबसे पहली बात तो वेरिएबल वर्ड जो निकला है, बना है ना, वो बना है आपका वेरी से, VARY, वेरी। और वेरी का मतलब होता है मालूम क्या? चेंज। वेरी का मतलब चेंज होता है। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन ये वेरिएबल क्या है समझेंगे, अभी हम लोग समझेंगे। देखिए ध्यान से, वेरिएबल जो वर्ड है आपका वो निकला हुआ वेरी से, और वेरी का मतलब होता है चेंज। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरिएबल एक ऐसा कुछ होने वाला है जो कि चेंज हो सकता है। अब ये क्या है इसके बारे में जानिए, एक एग्जांपल देंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा समझ में। देखिए, बहुत बार आपने अपने मैथ में पढ़ा होगा x, y, p, q, a, b, c, इस प्रकार के चीज़ों को आपने पढ़ा है मैथ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कोई सवाल सॉल्व किया। ठीक है, चलिए अभी हम लोग उसको समझेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए। आपको बहुत बार मैथ जब आप बनाते होंगे, और आप मैथ बनाते हैं तो आपको बहुत बार इस प्रकार का मिला होगा, है ना। बचपन वाले क्लास में तो मैथ में हम लोग केवल और केवल क्या पढ़ते थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही सब पढ़ते थे। लेकिन जब अब चूंकि आप क्लास 7 में आ गए हैं, तो आपको बहुत बार सवाल में x का वैल्यू पूछा जाता है, y का वैल्यू पूछा जाता है। बहुत बार आप a b p q r s t u कुछ भी लिखते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? मतलब ये हो गया कि आप नंबर के अलावा भी आपके पास इस प्रकार का कुछ है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैथ में। और इस प्रकार के चीज़ों को जब आप अपने मैथ में इस्तेमाल करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ था कि वेरी मतलब चेंज।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कोई सवाल सॉल्व किया, ठीक है, उसमें आपका x का वैल्यू आया 2। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कोई भी सवाल सॉल्व किया आपने और उसमें x का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा सवाल सॉल्व किया, उसमें आपका x का वैल्यू आ गया 4। तीसरा आपने सवाल सॉल्व किया, उसमें x का वैल्यू आ गया आपका 8 मान लीजिए। चौथा सवाल आपने सॉल्व किया, उसमें आपका वैल्यू आ गया x का मान लीजिए 16। तो बार बार आप सवाल को क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के सवालों को आप सॉल्व करते जा रहे हैं, लेकिन हर बार x का वैल्यू क्या सेम आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। कभी x का वैल्यू 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, 16 आ गया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कि आपने कोई सवाल सॉल्व किया पहला, उसमें आपका x का वैल्यू 2 आ गया, दूसरे सवाल में x का वैल्यू 4 आ गया, तीसरे सवाल में x का वैल्यू 8 आ गया, चौथे सवाल में x का वैल्यू 16 आ गया। हर बार आपका x का वैल्यू अलग 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 आ रहा है। इसी का मतलब ये हो गया कि ये जो आपको दिखने में लग रहा है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है x y p q a b c कुछ भी, इसका वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो सकता है? बार बार चेंज हो सकता है। और समझ में आ रही है बात? तो वेरिएबल क्या है मालूम, समझ में आ गया? तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक ऐसा वैल्यू है जिसका कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू क्या हो सकता है? बार बार चेंज हो सकता है, ठीक है। और यदि आपको कहीं पर भी सवाल में नंबर के अलावा कुछ इस प्रकार का अल्फाबेट देखने को मिल जाए, जो कि ABCD इस प्रकार का हो, कुछ भी PQ XY ST UV W कुछ भी यदि देखने को मिल जाए, तो आप तुरंत बोल दीजिएगा कि ये क्या है? आपका वेरिएबल है, जिसका कि वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज हो सकता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल के बाद आपका आता है, वेरिएबल के बाद आपका आता है दूसरे नंबर पे कांस्टेंट। कांस्टेंट को बहुत बार हम लोग कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं। कांस्टेंट, तो कहीं पर यदि कांस्टेंट लिखा हुआ हो या फिर आपका कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ हो तो आपको घबराना नहीं है, दोनों का मतलब लगभग सेम है। समझ आ रही है बात? तो कांस्टेंट लिखा हुआ रहे या फिर कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ रहे, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कांस्टेंट का मतलब ही होता है जो कि चेंज नहीं हो सकता है, जो कि बिल्कुल हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा, वो बदल नहीं सकता है। तो इसका मतलब आप यहां पे लिख लें, कांस्टेंट का मतलब होता है डू नॉट चेंज, जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल अभी आपको देंगे, आपको समझ में तुरंत आएगा। देखिए एग्जाम्पल, देखिए इसका बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी बहुत हो सकता है, इसमें भी आपका बहुत हो सकता है आगे। ये बिंदी बिंदी का मतलब क्या होता है? कि और भी आगे जा सकता है ना। तो बहुत बार आपने मैथ के क्वेश्चन में, मैथ के सवालों में आपने देखा होगा कि बहुत बार हमारा नंबर ये वाला स्टार्ट होता है। बचपन से तो अभी भी पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो बस समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आपको मैथ में इस प्रकार का नंबर देखने को मिल जाए, समझ जाइएगा कि यही क्या है? आपका कांस्टेंट है। और यहाँ पे लिखा हुआ कांस्टेंट का मतलब क्या? डू नॉट चेंज। अच्छा, डू नॉट चेंज का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि क्या आप 2 के बदले कभी 5 लिख पाएंगे क्या? नहीं, 2 का वैल्यू अपना अलग है, 5 का वैल्यू अपना अलग है, दोनों बराबर है क्या? कभी बराबर नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या किसी भी कांस्टेंट का वैल्यू चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि भारत में हम लोग इसको 2 कहते हैं, तो अमेरिका में भी हम लोग इसको 2 ही कहेंगे, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। यदि हम लोग इंडिया में इसको 9 कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में भी हम लोग इसको 9 ही कहेंगे। क्या ये कभी चेंज होगा? कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन वेरिएबल में आपने क्या देखा? वेरिएबल में आपने देखा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का वैल्यू आपका चेंज हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट में कभी भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। वो जितना लिखा हुआ है वो उतना ही रहेगा। यदि सवाल में 8 है तो 8 ही रहेगा, 9 है तो 9 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप 2 के बदले आप यहाँ पे 8 लिख दीजिएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। 9 के बदले आप यहाँ पे 12 लिख दीजिएगा, ऐसा कभी आपने देखा है क्या?
नहीं देखा आपने कभी। तो वेरिएबल और कांस्टेंट में खास फर्क क्या है? फर्क ये है कि वेरिएबल देखने में आपको ऐसा लगता है अल्फाबेट जैसा, और कांस्टेंट आपको दिखने में इस नंबर जैसा लगता है। पहला फर्क ये है। दूसरा फर्क क्या है? दूसरा फर्क ये है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका वैल्यू क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें कभी भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। हो सकता है कि इस वाले में ए का वैल्यू पहले क्वेश्चन में कुछ और आया, दूसरे क्वेश्चन में ए का वैल्यू कुछ और आ गया, तीसरे क्वेश्चन में ए का वैल्यू कुछ और आ गया, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका वैल्यू ये चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें कभी भी चेंज नहीं होता है। यदि सवाल में 8 लिखा हुआ है तो उसका मतलब 8 ही रहेगा, 8 के बदले आप 9 नहीं लिख दीजिएगा। आप 9 लिख पाएंगे क्या? कभी 8 के बदले नहीं लिख पाएंगे। मतलब ये कि ये कांस्टेंट है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। पसंद आ गई? कोई दिक्कत है अब यहाँ तक? इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं टर्म। अब आएगा हमारा तीसरा वाला, कौन सा? टर्म्स आएगा। तो पहला और दूसरा तो आपने समझ लिया, तीसरा आपका है टर्म्स। टर्म्स क्या है मालूम है? सुनिए मेरे बात को ध्यान से, देखा जाए टर्म्स क्या है। टर्म्स बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट are known as terms। देखिए कितना एकदम आसान शब्दों में लिखा हुआ है। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स बेसिकली आपका क्या है? वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या? कि दोनों को आपस में लाकर आप क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, मिला दीजिए, तो वही आपका हो जाएगा टर्म्स। सिंपल सी बात है ना? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा टर्म्स क्या होता है। देखा जाए, देखिए एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख रहे हैं 4x, कॉमा दे दिए, 4x हो गया हमारा पहला, ठीक है। आगे 5p, ठीक है। आगे 9r, कॉमा 12q, ठीक है, कॉमा 16 क्या देते हैं अब? चलिए 16y, और अभी आगे हो सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है? हमने कहा तो दिया कि टर्म्स होता है कॉम्बिनेशन कांस्टेंट और वेरिएबल का, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? देखिए तो जरा ध्यान से, यहाँ पे ये इस रेड वाले को ध्यान से देखिए, पहले इसको देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर नॉन एज टर्म्स। मतलब कि जब आप वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को कंबाइन कर देंगे, दोनों को आप एक साथ मिला देंगे, तो वही आपका कहलाएगा टर्म, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए तो हर एक रेड वाले को जो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला यहाँ पे 4, उसके बाद है x। तो बताइए 4 क्या है आपका? कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट है। x क्या है आपका? वेरिएबल, क्योंकि हमने कहा था जब भी आपको मैथ में दिख जाए कुछ इस प्रकार का नंबर, तो आप क्या समझेंगे? उसको कांस्टेंट समझेंगे। और यदि इस प्रकार का दिख जाए तो आप क्या बोलेंगे? उसको वेरिएबल बोलेंगे। तो यहाँ पे 4 आपका कांस्टेंट है और x आपका वेरिएबल है। तो क्या दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ? दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, तो ये आपका क्या कहलाएगा? एक टर्म कहलाएगा। उसी प्रकार से क्या इसमें आपका 5 कांस्टेंट है? क्या p आपका वेरिएबल है? बिल्कुल है। तो क्या ये दोनों आपस में हमारा कॉम्बिनेशन हुआ वेरिएबल और कांस्टेंट का? बिल्कुल हुआ। उसी प्रकार का सब है, देख लीजिए आप, सभी में एक आपका क्या है? वेरिएबल है, तो एक आपका कांस्टेंट है। कोई दिक्कत? तो इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे? टर्म कहेंगे। तो ये आपका पहला टर्म हो गया, ये आपका दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, और ये आपका पांचवा टर्म। अच्छा, अब सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्या हमेशा ऐसा ही केवल रहेगा क्या टर्म वाला? नहीं, इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए
मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 5x² y, ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, एक टर्म है। उसके बाद आगे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 9PQRS, 9PQRS हमने लिख दिया, तो क्या ये भी आपका एक टर्म कहलाएगा? जल्दी बताइए। बिल्कुल कहलाएगा, है ना। उसके बाद चलिए एक और एग्जाम्पल 23ABCD हमने लिख दिया, क्या ये भी आपका एक टर्म है? बिल्कुल एक टर्म है। तो जब भी, अच्छा अब आपके मन में आ रहा होगा सवाल कि सर यहाँ इन सभी में तो कांस्टेंट आपका एक या फिर दो ही है। चलिए 23 को अभी आप क्या मान लीजिए, एक कांस्टेंट मान लीजिए, है ना, एक। लेकिन वेरिएबल देखा जाए, वेरिएबल तो बहुत सारा हो गया, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ऐसा हो सकता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट आपका हमेशा इस चीज को लेकर होना चाहिए कि जब भी आप कांस्टेंट को और वेरिएबल को आपस में कंबाइन कर देंगे तभी आपका कहलाएगा टर्म। सिंपल सी बात, बस। और कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रही है बात? चल, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा आता है, तो बेसिकली टर्म्स में आपने क्या समझा? टर्म्स में बेसिकली आपने ये समझ लिया कि जब हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का आपस में कंबाइन कर देते हैं तो वही आपका कहलाता है टर्म्स। टर्म्स का कुछ एग्जांपल हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर टर्म्स के बाद आपका आता है आपका मेन मुद्दा, जो था आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और यही आपको समझना है, यही आपको समझना है। ये चीज़ यदि आपने समझ लिया तो फिर पूरा ये चैप्टर फिर हलवा है, उसके अलावा कुछ नहीं है, बहुत आसान है ना। चलिए समझते हैं इस चीज़ को हम लोग ध्यान से, देखा जाए थोड़ा सा इसको। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब हमारा आ रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा जाए ज्ञान से, और यही आपका चैप्टर का हेडिंग भी है, चौथा आपका वही होने वाला है। चौथा आपका टॉपिक का नाम ही है, टर्म का नाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यही चीज आपको समझना है ध्यान से, ठीक है। तो देखा जाएगा, आपने अभी तक यहाँ पर वेरिएबल समझ लिया, कांस्टेंट समझ लिया, टर्म्स आपने समझ लिया। अब आपका है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बड़ा आसान है, बहुत आसान है। तो आपके माइंड में जो ये बैठा दिया गया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर बहुत हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन तभी हार्ड नहीं है जब आप इसको बारीकी से समझते हुए चलेंगे। अभी तक कोई डाउट नहीं ना? यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं ना? चलिए अब ध्यान से देखिए, वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को आपने क्या कहा? आपने कहा टर्म्स कहा दिया, है ना। अब टर्म्स के कॉम्बिनेशन को आप क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, सिंपल सी बात। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ, आप यहाँ पर लिखेंगे combination of terms are known as algebraic एक्सप्रेशन। बस इतना ही सिंपल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन। इतना यदि आप लिख देते हैं ना तो कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर नॉन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कि इतना सारा जो आपके पास टर्म्स दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे, इन सभी को आपस में क्या कर दीजिए, आप कंबाइन कर दीजिए, कॉम्बिनेशन कर दीजिए, वही आपका कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल सी बात, और कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल देखे तो ध्यान से, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 5p। तो 4x आपका क्या है? एक टर्म है ना। 5p क्या है आपका? एक टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे? टर्म को आपस में कंबाइन करेंगे।
यानी कि आपस में उसको मिला देंगे तो आपका बन जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल सी बात, बस ठीक है। तो आगे देखा जाएगा, तो 4x और 5p को हम लोग क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। देखिए तो जरा ध्यान से, 4x प्लस 5p मिला दिया ना, आपस में कंबाइन कर दिया ना, कंबाइन कर दिया दोनों को आपस में। जोड़ का मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग साइन जोड़ का और घटाव का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इस प्लस का और माइनस का हम लोग साइन इस्तेमाल करेंगे दो टर्म्स को, आप दो या दो से ज्यादा टर्म को आपस में कंबाइन करने के लिए, ठीक है। चल, तो यहां पे हमने 4x और 5p को आपस में कंबाइन कर दिया, यानी कि आपस में जोड़ दिया हमने, उसको मिला दिया आपस में, तो ये आपका बन गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बस इतना ही सिंपल है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। बस समझ आ रही है। चलिए आगे फिर से मान लीजिए ये दोनों को हमने कर दिया ना। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्या हमेशा यहाँ पे प्लस का ही साइन होगा क्या? नहीं, आप चाहें तो यहाँ पे माइनस का भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का साइन और प्लस का साइन हम लोग किस लिए देते हैं, दो टर्म्स को आपस में कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए। जोड़ने के लिए हमेशा प्लस का साइन नहीं देते हम लोग, माइनस का भी देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दूसरा आप देख लीजिए, ये दोनों तो हम लोगों ने कर लिया। आगे आपके पास है 9r 12q 16y, इस प्रकार का है। चलिए अब जरा देख लीजिए ध्यान से, क्या क्या था आपका, 9r था, फिर आपका देखिए ध्यान से कितना है 9r, उसके बाद 12q, उसके बाद 16y, हो गया ना। अब इन सभी को आपस में क्या कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए। चलिए मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे दे देते हैं माइनस का साइन, यहाँ पे दे देते हैं प्लस का साइन, हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। बस इतना ही आसान है, इसके अलावा कुछ नहीं है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली हम लोग किसको कहेंगे, टर्म्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। सिंपल सी बात। देखिए ध्यान से, ये भी आपका एक टर्म है, ये भी आपका एक टर्म है, ये भी आपका एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, लेकिन टर्म को हम लोग प्लस के साइन से और माइनस के साइन से क्या कर दे रहे हैं, आपस में कंबाइन कर दे रहे हैं, तब जाकर वो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहला रहा है। चलिए एक दो एग्जांपल मेरे तरफ से ले लीजिए, मेरे मन से। चलिए मान लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 12, क्या ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? जल्दी बताइए, ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा ना कि सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे हुआ? ठीक है, ये तो हमारा टर्म है, मालूम है हमको, समझ में आ रहा है कि 5 हमारा कांस्टेंट है और x स्क्वायर हमारा क्या है, स्क्वायर को छोड़ दीजिए, x हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल दोनों के कॉम्बिनेशन को टर्म कहेंगे। इसमें भी वही चीज है, लेकिन सर इसमें कांस्टेंट तो है लेकिन वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो क्या ये आपका टर्म कहलाएगा? सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 12 लिखा हुआ है, केवल 12 है। लेकिन टर्म के डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा, वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन होने चाहिए तभी वो आपका टर्म कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे तो इसमें है वेरिएबल कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर तो केवल आपका कांस्टेंट नजर आ रहा है, वेरिएबल कहाँ है, नहीं है ना वेरिएबल। तो क्या इस वाले को हम टर्म कहेंगे? टर्म कहेंगे? जल्दी बोलिए। आपके हिसाब से लग रहा होगा कि सर टर्म नहीं कहेंगे इसको क्योंकि वेरिएबल तो है ही नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ये टर्म है। मालूम है क्यों? अब समझिए ध्यान से, क्यों है टर्म। देखिए ध्यान से, टर्म इसलिए है क्योंकि इस वाले नंबर में, इस वाले में ये क्या लिखा हुआ है, आपका 12 लिखा हुआ है। हमेशा ऑटोमेटिक इसके साथ x का पावर 0 रहता है, ऑटोमेटिक हमेशा। और एक्सपोनेंट चैप्टर आपने पढ़ा है, एक्सपोनेंट चैप्टर आपने पढ़ा है ना, हमने पढ़ाया आपको। और आप याद कीजिए, उसमें यदि किसी नंबर के ऊपर पावर कितना रहता था, 0 रहता था, तो उसका आंसर कितना होता था, हमेशा 1 होता था ना। तो यहाँ पे हमेशा जो है ना 12 के साथ x का पावर 0 हमेशा रहता है लगा हुआ, लेकिन ये कभी भी आपको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? अब जानिए इस चीज को, देखिए ध्यान से। 12 इंटू
और एक्सपोनेंट में आपने क्या पढ़ा है, किसी नंबर के ऊपर यदि पावर कितना हो 0 हो तो उसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो मान लीजिए एक्स को कोई नंबर, उसका पावर कितना 0, तो आंसर कितना 1। तो 12 इंटू 1 कितना होता है 12 होता है। कोई दिक्कत इसमें? तो यहां से आपने क्या समझ लिया, यहां पे आपने ये समझ लिया कि 12 जो यहां पर है वो भी अपने आप में क्या है, एक टर्म है। क्यों टर्म है भाई, क्योंकि इसके बगल में x का पावर 0 है, लेकिन कभी भी आपको दिखता है क्या वो चीज, नहीं दिखता है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पर x का पावर 0 है, क्योंकि आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि यदि किसी भी नंबर का पावर कितना हो 0 हो तो उसका आंसर हमेशा कितना होगा 1 होगा, 1 होगा ना। और जब इस आप 1 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, 12 ही आएगा। यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया, कोई दिक्कत? तो एक बार फिर से समझ लीजिए यहाँ पे ध्यान से, हमने कहा था कि क्या ये 12 आपका एक टर्म है, तो मेरा हिसाब से क्या एक टर्म है। क्यों टर्म है, यदि आपसे कोई पूछ दे तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि 12 के साथ क्या है, x का पावर 0 है, जो कि हमको कभी भी दिखता नहीं है और ना ही हम लोग लिखते भी नहीं है ना। उसके बाद और आपको मालूम है एक्सपोनेंट से कि किसी भी नंबर का यदि पावर कितना हो 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। तो 12 यहाँ पे था, यहाँ पे 12 हमने रहने दिया, और x था आपका, x का पावर 0 था तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो 12 में आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12 भी आएगा, इसीलिए आपका यहाँ पे x भी 12 भी क्या हो गया, आपका एक टर्म हो गया। ठीक है, चलिए तो आप इसको मिटा दीजिए आप, लेकिन आपको समझ में आया ना। क्या यदि आप आपसे कोई पूछे कि ये 12 आपका टर्म कैसे है तो आप बता देंगे, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये हो गया मेरे तरफ से एक एग्जाम्पल। क्या ये एग्जाम्पल आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हुआ? अब बिल्कुल हुआ। ये आपका एग्जाम्पल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स हमारा मिला हुआ है, और कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स ही को हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, एक एग्जाम्पल और, 9q² माइनस 12p प्लस 19। क्या ये 19 भी आपका एक टर्म है? बिल्कुल टर्म है, क्योंकि इसके बगल में भी क्या छुपा हुआ है, आपका x का पावर 0 छुपा हुआ है, जिसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1 होता है। और इस 1 को आप 19 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 19 ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब आपका जो चैप्टर का हेडिंग था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या वो चीज आपको समझ में आया? चैप्टर का हेडिंग था आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या वो पूरी तरीके से समझ में आ गया? तो आपने देखा किस प्रकार से हम लोगों को इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स को समझने से पहले हम लोगों को ये 3 टर्म समझना पड़ा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना। कोई दिक्कत अब इसमें याद रहेगा? चलिए तो आप एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए इसको जल्दी से। वेरिएबल किसको कहेंगे? वेरिएबल जब भी आपको मैथ में ना ABCD PQRS TUV XYZ इस प्रकार का यदि आपको अल्फाबेट देखने को मिल जाए, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल का वैल्यू क्या होता रहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होता रहता है। किसी सवाल में x का वैल्यू 2 आ जाएगा, किसी दूसरे सवाल में x का वैल्यू 4 आ जाएगा। x तो वही है, लेकिन वैल्यू क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है ना। उसके बाद क्या था आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो कि चेंज कभी भी नहीं होता। जैसे 2 का वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगा। यदि आप किसी से 2 रुपया मांगे तो यदि आपको 2 रुपया दे रहा है तो आपके हाथ में आकर वो 3 रुपये नहीं बन जाएगा, उसका वैल्यू 2 ही रुपया रहेगा, है ना। जैसे अमेरिका में मान लीजिए 100 रुपया का, वहाँ पे 100 को हम लोग क्या कहेंगे, वहाँ पे 100 कहेंगे। यहाँ पे भी हम लोग उसको क्या कहेंगे, 100 ही कहेंगे, उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है ना। आगे उसके बाद टर्म्स में आपने क्या समझा, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को आपस में आप क्या कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए, आपस में मिला दीजिए, तो उसी को हम लोग कहते हैं टर्म्स। सिंपल। और टर्म्स का एग्जाम्पल आपके सामने इतना सारा है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये आपका टर्म्स है, पूरा पूरा टर्म्स है ये आपका, कोई दिक्कत? और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या आपका बेसिकली टर्म्स के कॉम्बिनेशन है। टर्म्स को आपस में आप मिला दीजिए तो आपका क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने गौर किया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स को आपस में कंबाइन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस और माइनस के साइन का। याद रहेगा ये चीज? तो आप यहाँ पे कहीं पर ब्रैकेट में लिख लें, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए।
यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लें, ऐसे करके आप एक बार थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स को आपस में कंबाइन करने के लिए हम लोग साइन इस्तेमाल करते हैं, या तो प्लस का या तो माइनस का। ठीक है, चलिए देख लीजिए, हर एक में आपको वही लिखा हुआ है। तो ये अलग अलग टर्म जो आपको देखने को मिल रहा है, इस सभी को हम लोगों ने प्लस और माइनस की मदद से क्या कर दिया है, आपस में कंबाइन कर दिया है, तो वो आपका बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए, इसमें कोई डाउट है तो फटाक से पूछ लीजिए। बस समझ में आ गया, आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना। चलिए, इसके बाद यहीं तक तो आपका मेन था, लेकिन इसके अलावा भी है हमारा, ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी है हमारा। इसके बाद आपका 5वें नंबर में आता है वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बहुत अलग अलग प्रकार होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बहुत अलग अलग प्रकार होता है, तो वही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि हमारे पास, अब तो आपने समझ लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, लेकिन हमारे पास ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के भी अलग अलग प्रकार हैं। क्या क्या प्रकार है जानते हैं इसके बारे में। पहला आपका है मोनोमियल। पहला क्या आपका, मोनोमियल। देखा जाए अब ध्यान से, पहला आपका आता है मोनोमियल, MONOMIAL, मोनोमियल्स है। चलिए ऐसे लगा दीजिए इसको, मोनोमियल्स। मोनोमियल्स में क्या होता है, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल एक ही टर्म हो, एक ही टर्म हो, उसको हम लोग कहेंगे मोनोमियल। एग्जांपल देख लीजिए, तो मोनोमियल में क्या होता है आपका, ओनली वन टर्म, यानी कि मोनोमियल का बात जब भी होगा तो उसमें आपको कितने टर्म देखने को मिलेंगे, हमेशा एक ही टर्म आपको उसमें हमेशा देखने को मिलेंगे, है ना। एग्जांपल देख लीजिए इसका, मोनोमियल में आपको हमेशा एक ही टर्म मिलेगा। फॉर एग्जांपल 4x 5y 6q 12p एटसेट्रा, और भी आगे हो सकता है। तो देखिए जरा ध्यान से, क्या इसमें ये एक टर्म है ना, ये एक टर्म है ना, ये एक टर्म, एक टर्म। तो जब केवल आपको एक ही टर्म देखने को मिले, अब ये मत बोल दीजिएगा कि सर 1 2 3 4 को टर्म हो गया इसमें, नहीं, वो तो चार अलग अलग है ना, अलग अलग है, आपस में जुड़ा हुआ तो नहीं है प्लस और माइनस के साइंस के द्वारा, वो अलग अलग है। कॉमा का मतलब भी क्या हुआ, अलग अलग टर्म। तो जब आपको केवल और केवल एक ही टर्म देखने को मिले तो उसको आप क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो क्या आपको हमेशा ऐसा ही देखने को मिलेगा क्या ये वाला, नहीं, कभी कभी हो सकता है -12p देखने को मिल जाए, है ना। कभी कभी हो सकता है -5y देखने को मिल सकता है, इस प्रकार का भी, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, एक सिंगल टर्म ही कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका मोनोमियल का बात। मोनोमियल के बाद आपका आता है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स दूसरा देख लीजिए आप, चलिए दूसरा हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, बाइनोमियल्स। बाइनोमियल में आपका कितना टर्म मालूम है, कितना बताइए जल्दी, तो 2 टर्म। तो आप यहां पे लिख दीजिए ओनली 2 टर्म्स। मोनोमियल में हमेशा आपका एक टर्म होगा, तो बाइनोमियल में हमेशा आपका 2 टर्म होगा, केवल 2 टर्म। एग्जांपल देखिए, समझ में आएगा। एग्जांपल 4x + 5, क्या ये 2 टर्म हुआ आपका, 2 टर्म हुआ, बिल्कुल 2 टर्म हुआ। तो ये आपका हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा देख लीजिए, चलिए 9q - 12x, क्या ये आपका 2 टर्म हुआ, बिल्कुल 2 टर्म हुआ, है ना। आगे एक और ले लें एग्जांपल, चलिए एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, 12a + 16b, ये भी आपका किसका एग्जांपल हुआ,
बाइनोमियल का। क्यों भाई? क्योंकि इसमें आपका हर बार क्या है, दो दो टर्म है। देख लीजिए, एक टर्म एक टर्म, दो टर्म, एक टर्म एक टर्म, दो टर्म, एक एक, दो टर्म, और ये आपस में जुड़ा किससे है, प्लस या फिर माइनस के साइन से जुड़ा हुआ है। तो ये भी आपका क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन कौन सा टाइप, बाइनोमियल। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है बाइनोमियल के बाद आपका आता है तीसरा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल आता है इसके बाद। कहाँ पे लिख दें? चलिए यहाँ ऊपर में लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दें। चलिए तो आप इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिख देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यहाँ पे लिखिए 1 2 3, तीसरा नंबर आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितना टर्म, 3 टर्म। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ओनली थ्री टर्म्स। इसमें हमेशा आपका 3 टर्म होगा, हमेशा 3 टर्म। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए 4x² प्लस 5y माइनस 17। क्या इसमें 3 टर्म है आपका? बिल्कुल 3 टर्म है, 1 2 और ये आपका 3 टर्म हो गया, है ना। एक एग्जांपल और ले लीजिए इसी में, 12p² माइनस 16q प्लस 12 ले लीजिए। ये भी आपका एक ट्राइनोमियल का एग्जांपल। कोई दिक्कत इसमें? जल्दी बोलिए, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपका चौथा नंबर में आता है बाय क्वाड्रिनोमियल। बाय क्वाड्री नहीं, बाय क्वाड्रिनोमियल नहीं है, ट्राइनोमियल हो गया, क्वाड्रिनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल्स है, क्वाड्रिनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स। क्वाड्रिनोमियल्स में कितने होंगे जल्दी बताइए तो? 4 टर्म होंगे बस। तो आप इसमें लिख दीजिए ओनली 4 टर्म्स। इसमें हमेशा आपका केवल 4 टर्म ही देखने को आपको मिलेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल 4x³ माइनस 12x² प्लस 9x माइनस 16। देख लीजिए 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म। नहीं, देखो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और ये 4 टर्म। टर्म कितना हुआ? 4। आपस में जुड़ा हुआ कितने साइन से है? 1 साइन, 2 साइन, 3 साइन। तो अब ऐसा नहीं होता है कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 4 टर्म है तो 4 साइन होगा। नहीं, 4 साइन क्यों होगा भाई? जब हमको 4 टर्म्स को आपस में जोड़ना है तो 3 ही होगा ना, 1 2 3 साइन होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो क्वाड्रिनोमियल में क्या होता है, हमारे 4 टर्म होते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए इसका, चलो 9a³ प्लस 19b² माइनस 23c प्लस 6 ले लो, हो गया। ये भी आपका एग्जांपल है क्वाड्रिनोमियल का। बस सिंपल सी बात, हो गया। चलो, इसके बाद आपका आता है चौथा नंबर हो गया। 5वां नंबर में आपका आता है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल मालूम है क्या होता है पोलिनोमियल? नहीं, पोलिनोमियल में 5 नहीं। आपको लग रहा होगा कि इसमें 1 2 3 4 तो इसमें 5 नहीं, ऐसा नहीं है। पोलिनोमियल में आपका जब भी आपके सामने 2 टर्म या 2 टर्म से ज्यादा आपको देखने को मिल जाए तो उसको हम लोग कहते हैं पोलिनोमियल। देखिए आपके बुक में साफ लिखा हुआ है, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल। तो जब भी
जब भी आपके सामने दो टर्म या दो टर्म से ज्यादा आपको नजर आ जाए तो आप उसी चीज को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो आप यहां पे सिंपल में बड़ा शॉर्ट में लिख दीजिए, हैविंग टू और मोर देन टू टर्म्स। क्या लिखे हैं हम लोग, हैविंग टू और मोर देन टू टर्म्स, यानी कि जब दो टर्म या दो टर्म से ज्यादा आपको देखने को टर्म मिल जाए तो उसको हम लोग कहेंगे सिंपली पॉलिनोमियल। अच्छा, अब जरा आपसे सवाल पूछते हैं, तो क्या मोनोमियल जो है वो आपका एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। लेकिन पॉलिनोमियल क्या कहता है, पॉलिनोमियल कहता है कि आपके पास कम से कम दो या दो से ज्यादा टर्म होने चाहिए। तो मोनोमियल जो है वो आपका एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं हुआ। तो क्या पॉलिनोमियल का एग्जांपल आपका ये वाला हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि इसमें दो टर्म है। क्या ये वाला हुआ? बिल्कुल हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें तीन टर्म है। क्या ये वाला हुआ? बिल्कुल हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें चार टर्म है। यानी कि जब भी आपके सामने दो टर्म या दो टर्म से ज्यादा टर्म आपको देखने को मिल जाए उसी को हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल। तो यहां से आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, ये भी आपका एक एग्जांपल है किसका, पॉलिनोमियल का। ये भी आपका एक एग्जांपल है पॉलिनोमियल का, और ये भी आपका एक एग्जांपल है पॉलिनोमियल का। तो क्या अब आप पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिख सकते हैं? मेरे हिसाब से अब आप पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिख देंगे। कोई आपसे पूछ दे कि बेटा पॉलिनोमियल का ना दो तीन को एग्जांपल बताओ, तो आप क्या बताएंगे? देखिए मेरे हिसाब से आप इस प्रकार से बताएंगे, देखिए ध्यान से। एग्जांपल आपको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक बार। कितने टर्म होने चाहिए, दो टर्म या दो टर्म से ज्यादा? तो चलिए आप यहाँ पे एक टर्म ले सकते हैं 4x + 5, ये आपका पहला हो गया। उसके बाद तीन टर्म वाला भी ले लीजिए आप एक, है ना। तो आप यहाँ पे ले लीजिए 12x² + 9x -4 कर लो, ये भी आपका एग्जांपल है पॉलिनोमियल का, है ना। उसके बाद एक और ले लो यहाँ पर 4x³ + 12x² -19x -16 ले लो, ये भी आपका एक एग्जांपल है किसका, पॉलिनोमियल का। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है? तो पॉलिनोमियल आपका ये होता है। यहां तक में किसी प्रकार का कोई समस्या? जल्दी बताइए, नहीं ना। चलिए इसके बाद फिर हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर के जब हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे ना, तो हर बार आपके सामने लाइक एंड अनलाइक टर्म्स को आपको अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन पहले ही बताइए, यहाँ तक में कोई डाउट, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं ना? चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप यहाँ तक पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पे जगह तो नहीं है लेकिन हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा जगह, यहाँ पे है थोड़ा सा, और यहाँ पे भी जगह है हमारे पास। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखा जाए। तो कितना हो गया आपके सामने? आपके सामने अभी फिलहाल 5 हो गया है ना। 6वां नंबर यहाँ से, यहाँ पे देख लीजिए। तो लिखना कैसे है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहला आपको ये और ये लिखना है 3 तक, और चौथा में आपको ये पूरा लिखना है, कहाँ तक, यहाँ तक लिख लेना है, और बगल में नोट करके आप इसको लिख लीजिएगा छोटा सा, ठीक है। उसके 5वें नंबर में आपको ये हेडिंग डालना है। उसका 5वां नंबर का 1 2 3 4 5 लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको 6ठा नंबर आ जाना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो 6ठा नंबर में आपका है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में मेरे हिसाब से आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी हैं, जानते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में? नहीं जानते हैं? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन आपका हो जाएगा यदि जानते हैं तो। नहीं जानते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा, है ना। देखो, लाइक टर्म्स का मतलब होता है ना, जो एक जैसा देखने में लग रहा है ना, उन सभी को एक साथ लेते हो, इसका मतलब होता है लाइक। और जो एक जैसा देखने में नहीं लग रहा है तो सबको अलग कर दो, वो हो गया अनलाइक। सिंपल बात है ना। जैसे यदि क्लास में बॉयज और गर्ल्स दोनों बैठे हुए हैं, तो सारे बॉयज की तरफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो लाइक। अब बच कौन गया, गर्ल्स बच गई, तो उसको अलग कर दो।
यही होता है, सिंपल सी बात। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा तुरंत। एग्जाम्पल के तौर से देखा जाए, जैसे यहाँ पे देखिए, पहले हम कुछ एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं पहले कुछ। 4 5x क्यूब ले लो, उसके बाद यहाँ पर 9x स्क्वायर ले लो, उसके बाद 12 ले लो, उसके बाद यहाँ पर 19x ले लो, उसके बाद चलो उसके बाद फिर आप यहाँ पर 16x क्यूब ले लो, ठीक है। उसके बाद एक और आप यहाँ पर ले सकते हैं 17x स्क्वायर ले लो, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6। चलो अब देखो ध्यान से, इतना सारा आपके पास टर्म्स लिखा हुआ है, ये क्या है, सब के सब आपका क्या है, टर्म्स है। एक टर्म, दो टर्म, 3 4 5, नहीं एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 को हो गया ना। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, 1 1 ठीक है, 1 1 ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर 20x हो गया, ठीक है। ये सारा सारा आपका क्या है, टर्म्स है, ये सारा का सारा आपका टर्म्स है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इनमें से ना लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को अलग करो, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को अलग करो। अलग करने का तरीका क्या है, देखा जाए ध्यान से। अलग करने का तरीका है ये कि सबका जो है ना, सबका है ना वेरिएबल देखो, क्या देखो, वेरिएबल देखो। जो वेरिएबल एक जैसा देखने में लग रहा है और उसका पावर भी यदि मैच हो रहा है तो उन सबको एक साथ लेते आओ। जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे है आपका 5x क्यूब, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 16x क्यूब। हमने क्या कहा, किसको देखना है आपको, वेरिएबल को देखना है, और वेरिएबल के पावर को देखना है, कांस्टेंट को मत देखो। यहाँ पर लाइक और अनलाइक टर्म को अलग करने के लिए केवल और केवल आपका ध्यान किस पे होना चाहिए, वेरिएबल और वेरिएबल के पावर पर, है ना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका 5x क्यूब लिखा हुआ है, तो आप पहले लिख दीजिए यहाँ पर 5x क्यूब। इसके जैसा और देखने में आपको कौन सा लग रहा है, 16x क्यूब, तो इसको लेते आओ यहाँ पर। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कॉमन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें भी x वेरिएबल है, इसमें भी x वेरिएबल है, इसका भी पावर 3 है, इसका भी पावर 3 है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, लाइक टर्म। क्यों लाइक टर्म कहेंगे भाई, क्योंकि इन दोनों का वेरिएबल और दोनों का पावर क्या लग रहा है हमको, सेम लग रहा है, ठीक है ना। उसके बाद चलो, उसके बाद फिर हम लोग कर लेते हैं स्क्वायर वाला। स्क्वायर वाला कहाँ कहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ पर है ना। तो कितना है आपका 9x स्क्वायर। देखो तो क्या x वेरिएबल है इसमें, है क्या, स्क्वायर है इसमें, बिल्कुल स्क्वायर है। तो इन दोनों को एक साथ लिख दो, 17x स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक में करने के लिए वेरिएबल एक होना चाहिए और उसका पावर भी एक होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए, तो आपका लाइक टर्म कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं सिंपल वाला, ये केवल x वाला, ये वाला, और आपका एक यहाँ पे दिख रहा है, देखो इसका भी कितना पावर है, इसका पावर कितना है, 1 है। कुछ भी पावर ना हो तो कितना होता है, पावर 1 होता है। इसका भी पावर कितना है, 1 है, और दोनों का वेरिएबल देखो x x है, तो इन दोनों को एक साथ लिख दो, कितना 19x और 20x, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया आपका। तो बच कौन सा गया आपके पास, क्या बच गया, कुछ दिख रहा है क्या, हाँ बचा हुआ है अभी आपके पास ये 12 बचा हुआ है और आपके पास ये 4 बचा हुआ है। तो क्या इसके पास कोई वेरिएबल है अभी फिलहाल, वेरिएबल तो होता है, x वाला होता है जो कि हम लोग दिखता है, हम लोगों को नहीं है, लेकिन फिलहाल इसके पास कुछ नहीं हमको देखने को लग रहा है। तो आप यहाँ पर सिंपली लिख दीजिए, क्या लिखेंगे आप, 4 और 12 लिखेंगे। ये 41 नहीं है, ये आपका यहाँ पे कॉमा इस प्रकार से, कोई दिक्कत आप समझने में। तो लाइक टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली लाइक टर्म किसको कहेंगे, जब किसी टर्म का वेरिएबल और वेरिएबल का
पावर दोनों सेम देखने में लगे, एक जैसा देखने में लगे, तो उन दोनों को आपस में क्या कर देंगे आप, साथ में लिख देंगे, और उसी को हम लोग कहते हैं क्या, लाइक टर्म्स। कोई दिक्कत? जैसे देखो यहां पर ये दोनों आपस में कैसे हैं, बताइए जल्दी, लाइक टर्म्स हैं। ये दोनों आपस में कैसे हैं, लाइक टर्म्स हैं। ये दोनों आपस में कैसे हैं, लाइक टर्म्स। और 4 और 12 लास्ट में क्या है आपका, लाइक टर्म्स। तो जो एक जैसा देखने में लग रहा है ना, उन सभी को आप एक साथ लेते आइए तो आपका लाइक टर्म्स बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दोनों आपका क्या है, लाइक टर्म्स है। अच्छा, इन दोनों के लिए ये सारा क्या होगा, अनलाइक हो गया। उसी प्रकार से इन दोनों के लिए जो बच गया वो क्या हो गया, अनलाइक हो गया। सिंपल सी बात। तो लाइक और अनलाइक समझ में आ गया। किसी प्रकार कोई दिक्कत होगा इसमें, क्लास ओवर कर सकते हैं हम लोग आज। चलिए, तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोग उन सारे चीज़ों को पढ़ चुके हैं, उन सारे चीज़ों को हम लोगों ने आज देख लिया है जो कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत परेशान करने वाला था, बहुत परेशान करता आपको ये कुछ टर्म, लेकिन हम लोगों ने पूरी तरीके से इसको खत्म कर लिया है। तो किसी प्रकार का कोई डाउट इसमें, कहीं पे कोई समस्या रहा क्या, नहीं ना? चलिए, तो हर एक चीज़ों को आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं चाहूँगा कि आप इसको भी अपने नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि हम लोग शुरुआत ही हमारा यहीं से है ना, और बेसिक से शुरुआत हमारा था। हर एक चीज़ों को हम लोग समझते हुए चले हैं। तो अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे डायरेक्ट अपना एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दोनों, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों, यानी कि जोड़ेंगे कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को और घटाएंगे कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, ये सारा कुछ हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।